Jai Narayani students, we are doing a lecture series of class 10th economics where we are studying chapter money and credit. This is the fifth part of this lecture series, and in this lecture we are going to discuss about the topic terms of credit. So the terms of credit uh, contains three things. It means first is interest rate, second is collateral and documentation requirement, and third one is the mode of repayment. So we are going to discuss about them one by one in detail. If you talk about the interest rate, or you can also say it rate of interest, then every loan agreement, कहीं से भी कोई भी लोन एग्रीमेंट आप करोगे, इट स्पेसिफाइज, उस एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा. ठीक है. इंटरेस्ट रेट जिसको कि बोरोवर पे करेगा लेंडर को. लेंडर मतलब जिसने कर्ज दिया है, उधार दिया हुआ है, और बोरोवर जिसने कर्ज लिया है. तो जो व्यक्ति कर्ज लेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पेमेंट करना पड़ेगा उसको, जिसको कि हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी लोन पर 6% हो सकता है, किसी में 8% हो सकता है, किसी में 12% हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ लोन यू हैव टेकन. जिस भी तरह का आपने लोन लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. सो इंटरेस्ट का जो रेट होता है इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द लोन एग्रीमेंट. जो भी क्रेडिट एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होता है साफ तौर पर कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पर एनम, यानी कि जनरली पर एनम ही होता है इंटरेस्ट चार्ज. तो कितना पर एनम आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. देन नेक्स्ट इज कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. जब भी आप लोन लेंगे तो आपसे कोलैटरल के तौर पर कोई चीज़, बैंक में अगर आप जाएंगे तो, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे तो वो आपसे मांगेगा. कोलैटरल का मतलब होता है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी प्रॉपर्टी के कागजात जो कि आप एज अ श्योरिटी, एज अ गारंटी कि आप उस पैसे को रिटर्न करेंगे, वो आप जमा करा देते हैं फाइनेंसर के पास जो आपको फाइनेंस कर रहा है, जो आपको लोन दे रहा है. तो कभी कभी आपकी अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी मार्कशीट्स सबमिट कराए जा सकते हैं. अगर आप एक फार्मर हैं तो आपकी ज़मीन के कागजात जमा कराए जा सकते हैं. अगर आपका कोई मकान है, आप उस मकान को दिखा करके, कोई घर है आपका, हाउस है, उसको दिखा करके आप लोन लेना चाहते हैं तो वो उसके कागजात आपसे जमा कराए जा सकते हैं. तो कोलैटरल का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है, एज ऐसा कोई एसेट जिसके बदले में आप लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपको बैंक के पास उसके कागजात जमा कराने होते हैं. फिर जब आप पैसे चुकता कर देंगे तो वो आपको आपके कागजात लौटा देगा. अगर आप पैसे नहीं लौटा पाते हैं, मान लीजिए फेल हो जाते हैं आप पेमेंट करने में, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करके और अपने लोन के अमाउंट को प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को वो जो भी फाइनेंसर है, जो भी बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, वो अपने पैसे निकाल सकता है. ये उसका लीगल राइट होता है और ये बात भी एग्रीमेंट में मेंशन की हुई होती है. दूसरा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, तो ये भी मिलता जुलता ही है. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आप अपने कागजात जमा कराने के अलावा भी कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं. एग्रीमेंट को आपको साइन करना होता है, अपने आईडी कार्ड्स वगैरह सबमिट करने होते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आता है. इसको एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं. लेंडर्स में डिमांड कोलैटरल, मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ चीज़ आपसे वो मांग सकते हैं कि आप वहाँ पर जमा कराइए ताकि ये गारंटी मिल सके कि आप पैसे लौटाएंगे. और ये आपका लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, कोई लाइव स्टॉक्स हो सकते हैं. लाइव स्टॉक्स मतलब जैसे आपके पास फार्मर्स हैं या कोई और हैं तो जानवर होते हैं, जो घोड़े हैं, ऊँट हैं, बैल हैं, गाय है, कुछ भी. तो लाइव स्टॉक्स आप जो है एज ए कोलैटरल रख सकते हो. फिर एंड यूजेस दिस एज गारंटी. तो ये जो बैंक होगा या जो भी आपको लोन दे रहा होगा वो एज ए गारंटी रखेगा और उसके बदले में आपको पैसे दे देगा, लोन का अमाउंट. फिर आप धीरे धीरे करके लोन चुकता कर दीजिए और आपको वापस मिल जाएगा. अगर आप नहीं दे पाएंगे तो जैसे कि बताया
वो आपको आपके इस जो भी एसेट्स आपने दिए हुए हैं एज अ कोलेट्रल, उनको वो सेल करके अपने पैसे निकाल सकता है। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the assets or collateral to obtain payment. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, यानी कि जो ज़मीन के कागजात हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, जो आपके बैंक के डिपॉजिट्स हैं, लाइव स्टॉक्स आपको बता दिया है। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलैटरल जो कि आमतौर पर कोलैटरल के तौर पर रखे जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। तो ये हमारे कोलैटरल्स कहलाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो आप गिरवी रख करके बैंक के पास और लोन ऑब्टेन करते हो और वो चीज़ बैंक के पास रहती है, या केवल हम बैंक बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल बैंक की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के। तो क्योंकि आप बैंक्स वगैरह जानते हो इसलिए हम बार बार बैंक्स बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है बैंक्स जो है वो आपके जानवर वगैरह तो रखेगा नहीं, इनफैक्ट आजकल कोई भी जानवर नहीं रखता है, लाइव स्टॉक्स नहीं रखता है एज कोलैटरल। उनको बिल्डिंग के कागजात, गाड़ी के कागजात, ज़मीन के कागजात चाहिए होते हैं। तो इट इज़ कॉमन सेंस। फिर भी क्योंकि ये चीज़ें पहले होती थी ऐसा कि लोग जानवर भी गिरवी रखवा लेते थे और फिर उधार देते थे, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़मीन है, गाड़ी है, वो अपने पास गिरवी रखेगा। जब आप पैसे चुकता कर देंगे तो आपको वो वापस कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ रिपेमेंट। तो उसी ट्रेड जो आपका एग्रीमेंट होगा लोन का, उसी के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस में एक चीज़ और भी लिखी होती है कि मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, यानी वापस पैसा किस माध्यम से किया जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। इसके अंदर कई चीज़ें आती है, जैसे टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 2 साल का लोन है, 4 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, कितने समय के लिए आपको लोन दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ क्रेडिट क्या है, फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, यानी कि पर मंथ आप कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, जो भी आपका अमाउंट आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो आपका लिखा होगा एग्रीमेंट में ही। फिर मोड ऑफ रिपेमेंट मतलब आप चेक के थ्रू पे करोगे, आपके पास बहुत से और नए ऑप्शन है, जैसे यूपीआई के थ्रू लोग पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, बैंक में जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, मेनी मोड्स ऑफ रिपेमेंट and many terms and conditions related to repayment. These are covered under mode of repayment. तो हमने आज के दिन क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। हमने सीख लिया है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट आता है। इंटरेस्ट रेट के अलावा कोलैटरल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन जो लगते हैं वो आते हैं। फिर मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होता है। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिलकर के हमारी क्या बनाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है। और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट उस एग्रीमेंट में मेंशन्ड होते हैं जिस एग्रीमेंट के थ्रू आपको लोन मिलता है। आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं विद द बैंक और एनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आप लेते हो, और वहाँ से आपको ये टर्म्स और कंडीशंस का एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसको आपको फॉलो करना होता है, जिसके आधार पर आप अपना रिपेमेंट करते हैं। एक और चीज़ इसके बारे में जो है वो ये कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स में डिफरेंट तरह से होते हैं। क्रेडिट अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि आपने किस माध्यम से, किस पर्सन से, किस इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लिया है। क्या आप मोबाइल फाइनेंस कराया, आपने गाड़ी फाइनेंस कराई है, पर्सनल लोन लिया है, होम लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, कैसा लोन लिया है, किससे लिया है। क्या आपने किसी बैंक से लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, या किसी इंडिविजुअल, किसी रिलेटिव से लिया, या किसी मनी लेंडर से लिया, या किसी अपने सप्लायर से, या जिसने आपको ऑर्डर दिया है उससे लिया है, मतलब कोई आपका ट्रेड पार्टनर है जिससे आप चीज़ें खरीदते बेचते हैं, उससे आपने कुछ उधार सामान लिया है या उधारी पर सामान दिया है। तो क्या क्रेडिट अरेंजमेंट है उसके हिसाब से जो क्रेडिट के टर्म्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो सब्सटेंशली वैरी कर सकते हैं। एंड दे में वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, कि बोरोवर कौन है, कैसा है, और लेंडर कौन है, कैसा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उससे वैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग। So this was it for today. If you have any doubts, you can ask during the live sessions, or you can also WhatsApp me your queries. I will definitely answer them as soon as possible. Thank you, students, and Jai Narayana.